तो मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे सीडीपी बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर की बात करेंगे आपके न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसे हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सारे संभावित प्रश्न रहेंगे। तो सभी आप लोग तैयार हो जाइए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अटेंड करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। सभी कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों यह जो कथन है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, ये तीनों जो है इस कथन को स्वीकार करते हैं कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। लेकिन जो संरचनावाद है, संरचनावाद जो है इस कथन को स्वीकार नहीं करता है, तो वह संप्रदाय आपका संरचनावाद है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद साथियों दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का तत्व नहीं होता। संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं। देखिए संप्रेषण का माध्यम ये संप्रेषण का तत्व है, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का उद्देश्य, ये तीनों तत्व जो है संप्रेषण के तत्व हैं। लेकिन जो संप्रेषण का नियोजन होता है, नियोजन करना संप्रेषण का तत्व नहीं कहलाता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। दोस्तों अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व होते हैं सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव या उच्च मानसिकता या उच्च मानसिक क्षमता की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक पूछा जा रहा है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप शिक्षक बन गए हैं, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व क्या हो सकता है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान ये तो बाधक तत्व नहीं हो सकता, सांस्कृतिक अनुभव ये भी बाधक तत्व नहीं होगा, उच्च मानसिक क्षमता है ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, कल्पना शक्ति का अभाव। अभाव क्या है, एक निगेटिव शब्द है पेडागोजी में। अभाव यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा क्या हो जाएगा, एक निगेटिव शब्द हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव शब्द को भी हम आपको बताते चलेंगे कौन कौन से हैं, जो आपको पहचानना है और आंसर को सही करना है। तो अध्यापक के व्यक्तित्व में बाधक तत्व हमारा क्या हो जाएगा, कल्पना शक्ति का अभाव। अगर अध्यापक में कल्पना शक्ति का अभाव है, कमी है या अध्यापिका में कमी है, तो वह दोस्तों व्यक्तित्व में बाधक तत्व आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या होता। जिस शिक्षक को कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त अधिगम जो होता है उसका लाभ किस में होता है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, या कह सकते हैं यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है, या शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता। देखिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या होता है, इसका लाभ यही होता है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है। एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है। यह कथन आपके गेने का कथन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न पर बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। दोस्तों किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था सभी लोग जानते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है।
इस अवस्था में जो मानसिक या बौद्धिक विकास होता है वह आपका किस प्रकार से होता है? तो इस अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत ही शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मानसिक या बौद्धिक विकास बहुत ही शीघ्रता एवं बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? शिक्षा में जो आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, या शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया, तो यहाँ पे आईसीटी के अकॉर्डिंग कौन सा कथन गलत हो जाएगा? देखिए, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव है, ये भी आपका बात सही है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया बी ऑप्शन कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं है। आईसीटी का अगर उपयोग किएंगे शिक्षा में तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अध्यापक की भूमिका एक सहजकर्ता के रूप में रहेगी। ये एक प्रकार हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बी ऑप्शन दिया गया वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ये वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो, बालक से परामर्श करना, सलाह मशूरा करना, उस अत्यंत जो शिक्षण सक्रिय होता है वह कहलाता है आपका किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत जो होता है वह सक्रिय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आशुबेल, जीन पियाजे जी, प्रोफेसर हल, या स्किनर की बात करेंगे। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन कहला जाते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। स्किनर की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? कई बार पूछा गया है टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में। विक्टर रोम, वाटसन, वीएफ स्किनर, या थर्नडाइक की बात करेंगे। तो प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर रोम ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्वप्रत्यय विकसित होता है। देखिए, जो स्वप्रत्यय होता है वह विकसित होता है। किससे होता है? स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है। स्वधारणा, लोगों की धारणा दोनों से होता है, या बुद्धि से होता है? स्वप्रत्यय, सभी लोग समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो स्वप्रत्यय होता है, जो स्वप्रत्यय विकसित होता है वह स्वधारणा से भी होता है और लोगों की धारणा से भी होता है। तो दोनों बातें आती हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना, या ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। तो कौन जो है ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? देखिए, नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना ब्रूनर के सिद्धांत में है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना। लेकिन ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच यह ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गोलमेन का नाम जाना जाता है। दोस्तों, जो गोलमेन का नाम अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, सुना होगा तो आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर लीजिए। गोलमेन का नाम क्यों जाना जाता है? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, या सांवेगिक बुद्धि के लिए, या सामाजिक बुद्धि के लिए जाना जाता है? इनका नाम ही गोल है।
जब इनका नाम गोल हो सकता है तो इनकी जो गोल में जो नाम जाना जाता है वह सामवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। किसका होगा? गा से गोलमैन और सामवेगिक, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। दोस्तों ब्रूनर के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार बताना है। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत या प्रमाणिक सिद्धांत की बात करेंगे। तो ब्रूनर के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? देखिए ब्रूनर के अनुसार औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत है और प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत है। लेकिन आपका अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था जो है जिस अवस्था से प्रारंभ होती है तो पियाजे जी के अनुसार वह कहलाती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास की जिस अवस्था से प्रारंभ होती है वह औपचारिक कार्यात्मक अवस्था की बात करेंगे। बी ऑप्शन की बात करेंगे। जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों शिक्षण सिद्धांत की जो विशेषता होती है वह सीखने में उत्सुकता होती है, ज्ञान की संरचना होती है और पुष्टिकरण होता है। लेकिन क्रमशीलता का जो अभाव उसमें है तो यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं हो सकती। तो क्रमशीलता का अभाव शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। बाकी सीखने में उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, ये तीनों शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं हो जाएंगी। निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, निर्देशक कर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या बाल केंद्रित की बात करें। तो निर्देशन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो निर्देशन जो प्रक्रिया दोस्तों वह किस प्रकार होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। किस प्रकार दोस्तों? बाल केंद्रित इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन को चेंज कर लेना। अगला, जीन पियाजे जी की दृष्टि से वयम वर्ग अर्थात 7 से लेकर 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए संवेदी प्रेरक या संवेदी कामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था और मूल संक्रियात्मक 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक की अवस्था को मूल संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो जीन पियाजे की वजह से वयम वर्ग 7 से 12 वर्ष हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया गया है? जी हाँ दोस्तों ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। क्या समझना है कि मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के रूप पर बल दिया गया है उसे हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको अटेंड करना है और यहाँ पे आंसर बताना है कि कौन सा होगा। क्या वह आपका मनोविश्लेषणवाद है, क्या आपका संरचनावाद है, व्यवहारवाद है या संज्ञानवाद है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह होगा दोस्तों व्यवहारवाद। क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यवहारवाद इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं। जो दोस्तों कुसमयोजित व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं समायोजित व्यक्ति और दूसरे होते हैं कुसमयोजित व्यक्ति। तो समयोजित व्यक्ति और कुसमयोजित दोनों चीज़ों को समझेंगे। देखिए दोस्तों कुसमयोजित व्यक्ति जो कहलाते हैं वे व्यक्ति कहलाते हैं जो द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। ये कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं। और समयोजित व्यक्ति कैसे कहलाएंगे? जो उचित ढंग से स्थिति का सामना करें, समाज की गतिविधियों में सहभागिता करें,
द्वंद्व को दूर करने में समर्थ हों, ये हमारे कौन से कहलाएंगे? ये समयोजित व्यक्ति कहलाएंगे। और कुसमयोजित व्यक्ति कौन कहलाएंगे? जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात ये सभी जो है आपके कुसमयोजित व्यक्ति कहलाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? संज्ञानवादी मानते हैं कि इनमें जो होता है चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित होता है, यह पुनर्बलन पर आधारित होता है, या उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन कहलाता है। तो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी इस पर क्या मानते हैं? तो संज्ञानवादियों का मानना है कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो समस्या समाधान निकले वही समस्या को समाधान निकालने में चिंतन तो करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा क्या कैसे करना है, तो चिंतन तो होगी, तो चिंतन की प्रक्रिया कहला जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। देखिए तनाव को कम करना, टेंशन को कम करना, जो कि आजकल बहुत ही 90% लोग टेंशन तनाव से भरे हुए हैं। अंतर्द्वंद को सुलझाने को प्रत्यक्ष तरीके क्या शामिल नहीं हो सकते? देखिए रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं जो पॉसिबल है। इसके बाद आपका पॉसिबल क्या है? दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर देना और अनिर्णय। देखिए जो अनिर्णय होता है ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि तनाव को कम करने, अंतर्द्वंद को सुलझाने में प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, तो आपका क्या शामिल नहीं है? आपका अनिर्णय शामिल नहीं होगा, बाकी सारे शामिल होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऐसा घटक का नाम बताना है जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित ना हो। अल्पकालीन स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या कार्य स्मृति। तो ऐसा घटक जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, इसके लिए जानना जरूरी कौन कौन से हैं। तो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित घटक अल्पकालीन स्मृति होता है, दीर्घकालीन होता है और कार्य स्मृति होता है। लेकिन सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था संबंधित जीवन पर्यंत स्मृति यह आपकी नहीं होती। तो जीवन पर्यंत स्मृति यह घटक जो है सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? जो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके जेरोम ब्रूनर की बात करें, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ये कथन किसका है? स्टेनली, जेरसील्ड, हरलाक या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका हो जाता है? यह कथन ना स्टेनले का है, ना जेरसील्ड का है, ना हरलाक का है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है आपको कमेंट करके बताना है। किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, यह कथन किसका हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, खोज करके इसका राइट आंसर अवश्य बताइएगा। दोस्तों आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? देखिए आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने जिस युक्ति को सुझाई थी वह अवधारणा का निर्माण है, दत्त व्याख्या है और इसके साथ साथ आपके सिद्धांतों का उपयोग है। लेकिन दत्त अवलोकन को जो है श्रीमती टाबा ने नहीं सुझाया। किसको नहीं सुझाया? श्रीमती टाबा ने दत्त अवलोकन को नहीं सुझाया। अगला प्रश्न दोस्तों, हल HBI की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे अगाध चर माना जाएगा? अगाध चर, ध्यान दीजिएगा, शायद पहली बार आप लोग फेस कर रहे होंगे। देखिए जो अगाध चर कहलाता है, पूर्व प्रबलनों की संख्या को ही अगाध चर कहा जाता है। जो पूर्व में प्रबलन होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसको अगाध चर कहते हैं।
इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो हार्डवेयर उपागम का आधार यहाँ पे पूछा जा रहा है और हार्डवेयर उपागम का आधार होता है अप्लाइड इंजीनियरिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है मनो ऊर्जा का संसूचक? देखिए, मनो ऊर्जा का जो संसूचक कहला जाता है वह इदम कहला जाता है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, फ्रायड के 3 आपने पढ़े हैं और इनसे जरूर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार मनो ऊर्जा का सूचकांक आपका इदम होता है। और सीडीपी का 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आपके एरिक्सन ने, फ्रायड ने, जीन पियाजे जी ने या थॉर्नडाइक ने किया? तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? हम बात करेंगे फ्रायड की, बी ऑप्शन की बात करें। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यह पहला प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर था जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। सारे संभावित प्रश्न थे। आने वाले क्लास आपके डेली आपकी 11:30 में क्लास मिलेगी सीडीपी बाल विकास की। 7 PM में आपको ईवीएस पर्यावरण की क्लास मिलेगी डेली। तो 2 क्लासेज आपकी फिक्स हो चुकी है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए और इस बार टीटी एग्जाम को फतह कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।